आज लड़कियां यहाँ से इस ग्रह से लेकर दूसरे ग्रह तक लड़कियां पहुँच जा रही हैं, मंगल तक पहुँच जा रही हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें? हमें क्या संकोच होता है कि अपनी लड़कियों को कुछ ना करें, अपने घर से स्कूल तक भेज दें, इतना ही काफ़ी है। जब स्कूल में भेजेंगे, आपकी लड़कियां शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो अपने हक अधिकार कर्तव्य को जानेंगी। जब कर्तव्य अधिकार को जानेंगी तो वैसे ही एक दिन आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके गांव का, ज़िले का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि लड़के लड़की में कोई भेदभाव ना करें, और जिस क्षेत्र में हमारे लड़के व लड़कियां जाना चाहती हैं, हम उनके लिए पूरा प्रयास करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभा एक्सप्रेस में। हम देवरिया में हैं और हमारे साथ में है हॉकी प्लेयर रोशनी राजभा जी, जो कि आज सुर्खियों में है और स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक काफ़ी गेम खेल चुके हैं और बहुत सारे इन्होंने मेडल्स लाए हैं। तो आइए इनसे सबसे पहले रूबरू होते हैं। आपका परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम रोशनी राजभर है। मैं मदमपुर की निवासी हूँ और देवरिया स्पोर्ट स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 11th में पढ़ते हैं। 11th में। और स्टार्टअप भी ये कहाँ से हुआ था आपका? कैसे एक दिमाग में कि हमको गेम खेलना चाहिए? बचपन से ही मेरा सपना था कि हम हॉकी प्लेयर बने और इंडिया टीम में लगे। इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे और मेरे घर वाले भी इसके लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आगे आपका क्या भी एम है? क्या किस मंजिल तक पहुंचना चाहती हैं आप? इंडिया लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, इंडिया टीम में लगना चाहते हैं। नेशनल खिलाड़ी बनना चाहते हैं? जी, नेशनल खिलाड़ी बनना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे साथ में इनके बड़े भाई हैं जो कि काफ़ी इनको बैकग्राउंड देते हैं, सपोर्ट देते हैं और इनकी जो मंजिल है, मंजिल को पहुँचाने में इनका बेहद हाथ है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो आइए सर से परिचय करते हैं। सर, आपका परिचय। जी, मेरा नाम राम जन्म कुमार राजभर है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देवरिया में असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मैं असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल हूँ और वर्तमान में जो भी ऐसे असहाय गरीब जो पैरविकार के अभाव में बंदे हैं, अभियुक्त हैं, जिनका कोई पैरवी करने वाला नहीं रहता है, उन लोग को हम लोग फ्री में लीगल विधिक सहायता प्रदान करते हैं। जी, जैसे कि रोशनी जी आज हॉकी प्लेइंग में काफ़ी बढ़िया खेल रही हैं और स्टेट लेवल और इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे इन्होंने गेम खेल चुके हैं। तो इनके जो आगे का जो फ्यूचर है, इसके लिए आप क्या शुभकामनाएं करते, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर परिवार का सपना होता है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक दिन वो अपने मंजिल को पाए, अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? नहीं, ऐसा अब तो बहुत कम हो गया है। वो समय था जब शिक्षा का अभाव था, जागरूकता की कमी थी लोगों के बीच में। अब धीरे धीरे हर परिवार में शिक्षा प्रवेश कर रही है और शिक्षा का देन ही है कि बहुत कम ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर जहाँ ऐसा भेदभाव है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हमको चाहे आपको किसी को भी लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज देख लीजिए, लड़कियां कहीं भी किसी से कम नहीं हैं। आज लड़कियां यहाँ से इस ग्रह से लेकर दूसरे ग्रह तक लड़कियां पहुँच जा रही हैं, मंगल तक पहुँच जा रही हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें? हमें क्या संकोच होता है कि अपनी लड़कियों को कुछ ना करें, अपने घर से स्कूल तक भेज दें, इतना ही काफ़ी है। जब स्कूल में भेजेंगे, आपकी लड़कियाँ शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो अपने हक अधिकार कर्तव्य को जानेंगी। जब कर्तव्य अधिकार को जानेंगी तो वैसे ही एक दिन आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके गांव का, ज़िले का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि लड़के लड़की में कोई भेदभाव ना करें, और जिस क्षेत्र में हमारे लड़के व लड़कियां जाना चाहती हैं, हम उनके लिए पूरा प्रयास करें। और उनको जो भी आवश्यकताएं उनको पड़ती है, कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्या नाम उनको बड़े लोग की तरह, VIP लोगों की तरह व्यवस्थाएं दें, सुविधाएं दें। हम जिस व्यवस्था में, उस व्यवस्था में दें। पढ़ने वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय कोई हाई पावर वाला हो, चाहे बहुत बड़ा विद्यालय है, बहुत सारी फैसिलिटी। पढ़ने वाला लड़का चाहे लड़कियाँ, कहीं भी लगन होनी चाहिए। हाँ, वो लगन होगी, सपने होंगे तो खुद ही उनको मंजिल मिल जाएगी। आपके अंदर चाहे हमारे अंदर, लड़कियों की भी चाहिए, लड़कों की भी चाहिए। लड़कियाँ नहीं, हम लड़कों को भी कहना चाहते हैं कि हमें यह नहीं देखना है कि हम किस परिवेश में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे पास नए जूते नहीं हैं, नए चप्पल नहीं हैं। आपकी पहचान आपके कपड़ों से, आपके जूते चप्पल से नहीं होगी। आपकी पहचान आपकी प्रतिभा से होगी, शिक्षा से होगी। अगर आप देख लिया जाए, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बहाना पा जाते हैं कि हम तो गरीब हैं, लेकिन ये गरीबी आपका एक बहाना है। क्योंकि अगर आपके अंदर जुनून है, लगन है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। राइट? नहीं, ये तो है, गरीबी एक बहाना है। ये नहीं, एक रोग होता है बहाना साइंटिस्ट का। एक किताब ही है, उनके लेखक का नाम नहीं मुझे वर्तमान से मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक बहाना साइंटिस्ट की बुक है। यदि आप उसे पढ़ लेंगे तो आपके जीवन में कोई बहाना होगा ही नहीं।
मैं आपको छोटा उदाहरण बताता हूँ। आप देखेंगे कि रोड पर रिक्शा खींचने वाला वृद्ध व्यक्ति 55 साल 60 साल के व्यक्ति होता है, लेकिन तब भी वो रिक्शा खींचता है। उसके पास ये बहाना है कि मेरे पास ताकत नहीं, मैं बुजुर्ग हो गया, मैं काम नहीं करूँगा। एक विकलांग व्यक्ति भी को भी मैं देखता हूँ कि रास्ते पर वो भीख नहीं मांगता है, एक दुकान चला लेता है, दुकान करता है। एक बहुत ही गरीब असहाय जिसके कारण में कुछ रहने का कोई व्यवस्था भी नहीं है, उसके बावजूद भी अपनी झोपड़ी में उसमें व्यवस्था करता है, उतने भी अपने आप को संतोष, उसमें भी पढ़ाई लिखाई करता है। जबकि उसके पास ये बहाना है कि वो क्या नाम है कि अब का काम ना करे, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये नहीं। मैं दूसरों की क्या, मैं खुद अपने बारे में कहता हूँ। हम लोग की जो पूरी व्यवस्थाएँ थी, कुछ नहीं था, एक छोटा सा टी स्टॉल था। टी स्टॉल पे ही सारे हम लोग की व्यवस्थाएँ थी, खाना पीना, परिवार सबको सिम देखना था, लेकिन हमने कभी बहाना नहीं बनाया। हम जानते थे कि गरीबी में हम भले पैदा हुए हैं, लेकिन हम गरीबी में मरना नहीं चाहते थे। आज उसी की देन है कि हम अमीर तो नहीं हुए, लेकिन अपने परिवार को इतना ज़रूर साधन संपन्न बना दिए हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो कभी भी हमारे रहते वो भूखा नहीं सो सकता है। तो गरीबी ये मायने नहीं रखती है, आपके ऊपर कभी गरीबी हावी नहीं सकती है, क्योंकि गरीबी आपको चैलेंज देती है कि आप उस चैलेंज को स्वीकारिए, उस चुनौती को स्वीकारिए। और जब चैलेंज को स्वीकार करेंगे, चुनौती को स्वीकार करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप साधारण समझिए, अगर कोई बड़े घर का कोई अधिकारी का लड़का डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, वह पायलट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसको कोई नहीं पूछता है, कोई मीडिया उसको कवरेज नहीं करने जाएगी। लेकिन यदि एक गरीब का व्यक्ति अगर वो कुछ ना बन जाए, किसी स्कूल में प्रोफेसर ही बन जाए, सारे मीडिया में सुर्खियों का पात्र बन जाता है, क्योंकि लोग उसे आइकन मानने लगते हैं। लोग मुझे बताते हैं कि देखो गरीबी मायने नहीं रखती है। उसके पास बहाने थे, अगर वो चाहते तो बहाना मार सकता था कि मेरे पास फीस नहीं है, पैसे नहीं है। पढ़ने वाले लड़के पढ़ा के पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ते थे, विद्यालय में भी पढ़ाते थे, कोचिंग भी पढ़ाते थे, फिर पढ़ने जाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर करना चाहते हैं तो हर मंजिल को पा सकते हैं। चलिए, जैसा कि एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे कि आज दहेज प्रथा, पहले तो एक मान लीजिए कि रूढ़िवादी थी, आज उसी परंपरा को लोग फॉलो करते आए हैं। और जो भले ही लोग मंचों से बोलते हैं कि दहेज बंद होना चाहिए, लेकिन आज भी ये प्रोसेस चालू है। लोग दहेज की डिमांड करते हैं, बहुत सारे परिवार इस वजह से भी नहीं जुड़ पाता है। तो दहेज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दहेज प्रथा जो है ये सच में बहुत बड़ी एक कुरीति है, एक प्रथा है, ट्रेडिशन है जो चलती आ रही है अभी तक। ये नहीं है, देखिए दहेज को भले नियम कानून कितना ही बन जाए, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, लेकिन वर्तमान में कौन मानता है? हर व्यक्ति को दहेज चाहिए। अगर हमारा लड़का, मैं अपना ही बता रहा हूँ, चाहे किसी का भी हो, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति जो अगर समाज में थोड़ा सा आगे बढ़ा, किसी नौकरी में पाया, तो उसके माँ बाप ही 100 में से 5 ही % कोई ऐसा परिवार होगा जो कहेगा कि नहीं, मुझे अच्छी प्रतिभावान, सुशील और ऐसी बहू मिल जाए जो हमारे परिवार को चला सके। लेकिन 95% लोगों का मेरा मानना यही है कि अगर लड़का मेरा नौकरी सर्विस कर रहा है तो उसे दहेज चाहिए, भले उस दहेज का रूप बदल जाए, लेकिन उसे दहेज चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये भी है कि आज भी जैसे छोटे परिवार है, मिडिल परिवार है, जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, आप देखेंगे तो वर्तमान समय में बहुत सारे मामले दहेज पीड़न के 498 के आ रहे हैं। प्रत्येक दिवस पे आप जाइए अगर एसपी महोदय के यहाँ, उनके यहाँ जो महिला थाना है, प्रत्येक जगह पे दहेज को लेकर के क्या नाम है कि सुलह समझौता था। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय का गाइडेंस भी है कि दहेज संबंधित कोई भी अगर एप्लीकेशन चाहे सूचना प्राप्त होती है तो उस पर बिना मीडिएशन कराएं कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपका अभियोग पंजीकृत नहीं होगा। तो ये तो है, लेकिन दहेज प्रथा को हम और आप चाहेंगे तभी बंद होगा। ये हमारे और आपके अंदर जो प्रथा, इस प्रथा को दूर करना होगा। नहीं तो वैसे सरकार कितना भी नियम कठोर पालन कठोर नियम बना दे, उसका क्या नाम है कोई असर समाज में पड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये मस्तिष्क पे हावी हो चुका है कि अगर मेरा लड़का सर्विस करता है तो मुझे क्या नाम है कि दहेज चाहिए, जो मैं इतना लूँगा। और ये नहीं, एक बच्चा ये भी है कि लड़कियाँ भी हैं। एक लड़के अगर क्या नाम है कोई सरकारी नौकरी भी हो, चाहे अच्छे पद पे हो, चाहे अमीर परिवार का हो, एक किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में कभी ये नहीं सुना है कि कोई लड़की जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो, उसने किसी बेरोजगार लड़के से शादी किया हो। वो किसी गरीब लड़के से शादी कर ही नहीं सकती है, ना ही क्या नाम किसी अशिक्षित लड़के से शादी कर सकती है। आप बहुत सारे सेक्टर में देखेंगे जो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, एडवोकेट हो, उनकी भी पत्नियां पढ़ी लिखी नहीं हैं। लेकिन आप किसी ऐसे पति को, किसी ऐसी पत्नी को, चाहे किसी ऐसी औरत महिला को बता ही नहीं सकते हैं कि जो उसने जिससे शादी किया उसका पति इलिटरेट हो, अशिक्षित हो, चाहे बेरोजगार हो, वो उनसे शादी ही नहीं कर सकती हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, जैसे कि ये अधिवक्ता हैं और इन्होंने ये एक खासियत देखी है कि पुरुष एजुकेटेड है, महिला एजुकेटेड नहीं है,
फिर भी शादियाँ होती हैं, लेकिन कोई ऐसी महिला इन्होंने आज तक नहीं देखा जो कि एजुकेटेड होते हुए अनएजुकेटेड व्यक्ति से शादी की हो। ये सब भी सामंजस्य होने चाहिए। और चलिए एक और सवाल करेंगे, जैसा कि शादियां होने के बाद आज जो शादियां टूटने का जो रेशियो काफ़ी बढ़ गया है, इस चीज़ को कैसे कमांड किया जाए, उसके लिए कुछ मैसेज दें। नहीं, जो शादियाँ टूटने का तो कोई रीज़न नहीं हो सकता है। देखिए, शादियाँ टूटने का रीज़न यही हो सकता है, मुख्यतः तो कारण यही होता है कि संस्कार की कमी होती है। जहाँ परिवार में संस्कारों की कमी होगी, बच्चों में हम ये देख रहे हैं कि माँ बाप हर छोटे से बड़े परिवार शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन संस्कार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो संस्कार हैं वो संस्कार हमें लगता है कि पहले की अपेक्षा विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं। यहाँ तक कि अगर आप देख लिए तो बड़े लोग हो जाने के बाद भी जहाँ ज़्यादा शिक्षा एजुकेटेड होती है, अगर देखा जाए तो भारत में हमारे केरला पहला ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षा की प्रतिशत है। अगर शिक्षा एजुकेशन में देखा जाए तो मोस्ट टॉप पे हमारा केरला ही रहता है। लेकिन आपने कभी से विचार नहीं किया कि सबसे ज़्यादा अगर अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम आप देखेंगे तो केरला में ही है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन वहाँ पे संस्कार की कमी। हाँ, क्योंकि जब बच्चे सफल हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। अगर वो डालते नहीं तो वहाँ इतना तेज़ गति से अनाथ आश्रम से वृद्धाश्रम बढ़ता नहीं। तो ये भी तो कारण है कि संस्कार के, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्य कारण है। और परिवार में जो एकजुटता थी समाज में पहले, वो एकजुटता की कमी है। पहले यह होता था कि शादी विवाह, चाहे आज भी है कि शादी विवाह से लेके भोजपुरी में कहे तो मरनी जीनी तक, अगर कोई अंत तक बचता है तो आपके रिश्तेदार और पटदार दो ही होते हैं। क्या आप सरकार से अपील करेंगे कि जैसा कि आज एजुकेशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो संस्कार के लिए भी कोई ना कोई एक अलग से क्लासेस दी जाए, सब्जेक्ट दिया जाए? नहीं, संस्कार के लिए वो ऐसा संस्कार एक ऐसी विद्या है जो आपको अपने परिवार के, अपने आपके माँ बाप ही सिखा सकते हैं। आपको कोई नियम कानून चाहे कोई भी विद्यालय आपको संस्कार सिखा नहीं सकता। संस्कार आपको आपके माँ बाप, परिवार और आपके परिवार का परिवेश ही बता सकता है कि आपको कैसे, किस तरह रहना है, किस तरह ढलना है, कैसे किसका रिस्पेक्ट करना है। शिक्षा में तो पता ही जाता है। हम पढ़ते हैं तो हमारे गुरुजन हमको बताते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों के प्रति आदर प्रेम भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। क्योंकि कहावत है कि इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर दे शुड रिस्पेक्ट यू आल्सो। यदि हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो वो भी मेरा सम्मान करेंगे। तो वो सम्मान और संस्कार दोनों में अंतर है। क्योंकि संस्कार वो है कि जो माँ बाप को देख करके बच्चे सीखते हैं। अगर प्रत्येक दिवस अगर हमारे माता पिता हमारे घर पर आने वाले अतिथियों का देव के भांति अगर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, तो स्वाभाविक वो प्रथा हमका बच्चा बना कर रखेगा। लेकिन उस चीज़ को अगर उस माँ बाप नहीं करेंगे तो बेटा कहाँ करेगा? वो तो दूसरे पर बचपन में सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ होती है हर व्यक्ति की, हर बच्चे की। क्योंकि वो जिस चीज़ को देखता है तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसे सीखने का प्रयास करने लगता है। यदि आप बच्चों को कुछ बुलवाएंगे तो तुरंत बोलना उसको शुरू कर देता है, उसको लेकर उसकी नकल करना शुरू कर देता है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको ये समझ आ जाती है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन बचपन अवस्था में उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या रॉन्ग और राइट में डिफरेंस क्या है। लेकिन जब वो उम्र के लहजे पर आता है, जब बाल्यावस्था से शैशवावस्था से बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुँचता है, तो इस बात को डिफरेंस करने में समझ जाता है वो कि रॉन्ग और राइट में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए क्या नाम है कि संस्कार हम और आपको हमारा परिवार ही बेटर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। चाहे सरकार नियम कानून से खुशी बना दे, इसका कोई मेरे हिसाब से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है किसी नियम कानून का। परिवार ही आपके माता पिता गुरुजन और समाज ही आपको दे सकता है। जिस सोसाइटी में रहेंगे, आपको जिस समाज में रहेंगे, जिस परिवेश में रहेंगे, जिस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, स्वाभाविक है आपको उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे रोशनी राजभर जी और इनके बड़े भाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इन सारी बातों से कुछ न कुछ सीख लें और समाज में जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को धीरे धीरे ख़त्म की जाए, ताकि लोगों के अंदर से जो संस्कार की भावना है काफ़ी हद तक कम हो गई है। संस्कार में सब लोग रहते हुए एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।